बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। कोर्स कंपलसरी इंग्लिश 1, कोड नंबर 207, सेमेस्टर ऑटम 2024। आज हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट नंबर 1 का पहला सवाल है, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू WH क्वेश्चंस बाय यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स गिवन बिलो। क्वेश्चन वर्ड्स हैं what, were, what, where, who, whose, when, why, which। सवाल हम आपको समझा देते हैं। सवाल है कि आपने जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जो बयान दिए गए हैं, उनको सवालिया जुमलों में तब्दील करना है। और सवालिया जुमलों में तब्दील करने के लिए आपने सवालिया हर्फ जो है वो इस्तेमाल करने हैं, जिनमें what है जिसका मतलब होता है क्या, वेयर है जिसका मतलब होता है कहाँ, हु है जिसका मतलब होता है कौन, हुस इसका मतलब होता है किसका, कौन सा, इस तरह के। व्हेन कब, वाई इसका मतलब होता है क्यों, और विच का मतलब होता है कौन सा। अगर बहुत सारी 2-4 चीज़ें हों, उनमें से आपको किसी एक के इंतखाब के बारे में बात करनी हो तो विच वन, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। अब स्टेटमेंट सुन लीजिए और फिर उसके साथ ही उसका WH क्वेश्चन का जवाब। अच्छा, एक चीज़ हम आपको और भी बता देते हैं कि देखिए, सवाल आपके पास 2 तरह के होते हैं। एक आपके पास WH क्वेश्चन वाले सवालात होते हैं, जिनको हम इन्फॉर्मेटिव सवालात कहते हैं। यानी इन्फॉर्मेटिव का मतलब ये है कि सवाल के जवाब में आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक इत्तला मिलती है। और एक होते हैं आपके जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सवालात होते हैं, जैसे आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। आप क्या जवाब देंगे, हाँ या ना। तो इसमें यस या नो, ये पोलर क्वेश्चंस कहलाते हैं। यस या नो का जवाब होता है। इसकी पूरी डिटेल आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह के सवालात और WH क्वेश्चन दोनों बनाने की पूरी डिटेल मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब आइए सवाल हल करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है, शी हैज़ अ रेड कार। उसके पास एक रेड कार है, लाल रंग की कार है। सवाल बनेगा, व्हाट डज शी हैव, उसके पास क्या है। ठीक है, अब सवाल में स्टेटमेंट में लिखा है हैज़, लेकिन जब हम जवाब में आएंगे, क्योंकि हमने डज लिख दिया है, तो लिहाजा हम लिखेंगे हैव। नंबर 2 है, दे वेंट टू द पार्क, वो पार्क गए। सवाल होगा, वेयर डिड दे गो, वो कहाँ गए। स्टेटमेंट नंबर 3 है, द डॉग बार्क्स लाउडली, कुत्ता ज़ोर से भौंका। जवाब हो, सवाल होगा, हाउ डज़ द डॉग बार्क, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि कुत्ता कैसे भौंका। तो आप सवाल यही करेंगे कि कुत्ता कैसे भौंका, मैनर वाला सवाल होगा। मैनर मतलब तरीक़ेकार को पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट है, ही इज़ प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। नंबर 4 स्टेटमेंट है, ही इज़ प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। सवाल होगा, व्हाट इज़ ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। स्टेटमेंट है, द पार्टी स्टार्ट्स एट 6 PM, पार्टी 6 बजे स्टार्ट हुई। सवाल है, व्हेन डज द पार्टी स्टार्ट, पार्टी कब स्टार्ट हुई। नंबर 6 है, शी बॉट अ ब्लू ड्रेस, उसने एक नीला लिबास खरीदा। उस लड़की ने एक नीला लिबास खरीदा। सवाल होगा, व्हाट डिड शी बाय, उसने क्या खरीदा। सवाल है, द कीज आर ऑन द टेबल, यानी चाबियां टेबल पर हैं। जवाब होगा, यानी जो हम सवाल बनाएंगे वो होगा, वेयर आर द कीज, चाबियां कहाँ हैं। नंबर 8 है, आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर की तरफ जा रहा हूँ। सवाल है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। नंबर 9 है, द बाइसिकल बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, बाइसिकल मेरे दोस्त की है या मेरे दोस्त की मिल्कियत है। सवाल है, हुज बाइसिकल इज दिस, ये बाइसिकल किसकी है, ये साइकिल यानी किसकी है। नंबर 10 पे है, दे रेड अ मिस्ट्री नॉवेल, वो एक मिस्ट्री नॉवेल पढ़ रहे हैं या उन्होंने पढ़ा है। अच्छा, अगर आप दे रीड पढ़ेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, दे रीड अ मिस्ट्री नॉवेल, वो एक मिस्ट्री नॉवेल पढ़ते हैं। और अगर आप इसको पढ़ते हैं, दे रेड अ मिस्ट्री नॉवेल, वो मिस्ट्री नॉवेल, उन्होंने मिस्ट्री नॉवेल पढ़ा, तो फिर ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। सवाल होगा, पास्ट टेंस को हम ले रहे हैं, तो लिहाजा से हमने सवाल बनाया है, व्हाट डिड दे रीड, उन्होंने क्या पढ़ा। ठीक है, या वो क्या रीडिंग करते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में अगर आप पहले सवालात को सुने और उसके बाद स्टेटमेंट को सुने तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह
WH वर्ड्स को इस्तेमाल किया गया है मुख्तलिफ बातों को पूछने के लिए। सवाल नंबर 2 है, इन यूनिट 1 यू लर्न अबाउट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, यानी यूनिट 1 में आपने अपने आप को तारुफ कराना सीखा है। सपोज यू गॉट इनटू अ न्यू स्कूल, फ़र्ज़ करें आप एक नए स्कूल में गए हैं। हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू फेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स शेयरिंग सम ऑफ योर इंटरेस्ट एंड गोल्स। आप अपने साथी दोस्तों के साथ और आप अपने टीचर्स के साथ अपने इंटरेस्ट और अपने गोल्स, जो आपके एम है ज़िंदगी में, वो आप किस तरह से बयान करेंगे या किस तरह से उनके साथ उनको बताएंगे। यहाँ पर सवाल में फेलो की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, असल स्पेलिंग होगी FELLOW। अच्छा, अब जवाब सुन लीजिए गौर से। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फेलो। अस्सलामु अलैकुम काबिल एहतराम असातिज़ा और मेरे प्यारे दोस्तों। माई नेम इज़ अस्फंदरियार। आई हैव जस्ट ज्वाइन दिस स्कूल एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर। मेरा नाम अस्फंदरियार है और मैंने चंद ही अरसे पहले या थोड़ी ही देर पहले कुछ अरसे पहले इस स्कूल को ज्वाइन किया है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर, और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ। आप नाम में अपना नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। I would like to tell you something about me so that you and I can become good friends. I would like to tell you something about me. मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ ताकि आप और मैं अच्छे दोस्त बन जाएं। I have some interest. मेरे कुछ इंटरेस्ट हैं, कुछ दिलचस्पियाँ हैं। I like to do at my leisure time some artwork. मैं अपने फ़ारिग वक्त में, leisure time कहते हैं फ़ारिग वक्त में, मैं अपने फ़ारिग वक्त में कुछ आर्ट वर्क करता हूँ। आई डू बीड्स वर्क, मैं मोतियों से काम करता हूँ। एंड आई मेड पर्सेस एंड क्लचेस, और मैं पर्स और क्लच, छोटे वाले पर्स जो हाथ में पकड़े जाते हैं, जो ख़वातीन हाथ में पकड़ती हैं, उन्हें क्लचेस कहते हैं। सो आई मेड पर्सेस एंड क्लचेस विद बीड्स, मैं मोतियों से पर्सेस और क्लचेस बनाता हूँ। एंड आई एम वेरी गुड एट ऑल दीज थिंग्स, और मैं इन तमाम कामों में बहुत अच्छा हूँ। माई गोल इज़ टू बिकम अ वेरी गुड बिजनेसमैन, मेरा एम है, मेरा इरादा है कि मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनूं इन फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल में। एंड रन माई ओन बिजनेस ऑफ हैंडमेड बैग्स एंड क्लचेस ऑफ द बीड्स, और मैं अपना हाथ से बने हुए बैग्स और क्लचेस का अपना बिजनेस चलाऊं। आई एम ऑल्सो वेरी गुड एट स्टडीज़, मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हूँ। आई हैव ऑलवेज सिक्योर्ड गुड मार्क्स, मैंने हमेशा एग्ज़ाम्स में, आई हैव ऑलवेज सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन माई एग्ज़ाम्स, मैंने हमेशा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे अपने बारे में बताएं। एंड वी नो ईच अदर वेल, और हम एक दूसरे के बारे में जान सकें। आई वॉन्ट टू स्पेंड अ वेरी गुड एंड मेमोरेबल टाइम इन दिस स्कूल विद यू पीपल, मैं इस स्कूल में आपके साथ एक बहुत अच्छा और बहुत यादगार वक्त गुजारना चाहता हूँ। सवाल नंबर 3 है, व्हाट आर योर थॉट्स प्रोवाइड योर पर्सनल जजमेंट ऑन दिस फॉलोइंग, कहते हैं आपकी क्या सोच है। अब ये जो सवाल है इसमें अपनी राय का इजहार कीजिए। नंबर 1 है, इज़ इट राइट फॉर एडल्ट्स टू टॉक ऑन देयर फोन्स लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस, क्या ये सही है उन लोगों के लिए कि लोग जो हैं वो, नौजवान लोग जो हैं वो फ़ोन पर ऊंची आवाज़ में बात करें पब्लिक के इलाकों में, पब्लिक ऐसे इलाके जहाँ पर के आम आवाम होती है, अवामी इलाकों में। नंबर 2, शुड स्टूडेंट्स हैव टू वेयर यूनिफॉर्म इन स्कूल, क्या स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनना चाहिए स्कूल में। अच्छा, अब ये देखिए दोनों ही सवालात जो हैं ये वही है जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि कुछ सवाल हम WH वाले करते हैं और कुछ सवाल हम करते हैं यस या नो वाले, कन्फर्मेशन वाले, ठीक है। अब ये कन्फर्मेशन सवालात वाले हैं कि जिसमें आप हाँ या ना में पहले जवाब देंगे, फिर उसके बाद आप बात करेंगे। अब पहला सवाल था, इज़ इट राइट फॉर एडल्ट्स टू टॉक ऑन देयर फोन्स लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस। आंसर, आई थिंक इट इज़ नॉट राइट। ठीक है, आपने जवाब दे दिया यस और नो वाला, आप सिर्फ नो भी कह सकते हैं और पूरा जुमला भी कह सकते हैं। तो हमारा जवाब है, आई थिंक इट इज़ नॉट राइट फॉर एडल्ट्स टू टॉक ऑन देयर फोन्स लाउडली इन पब्लिक एरियाज, पब्लिक प्लेसेस। मेरा ख्याल है ये नौजवानों के लिए बेहतर नहीं है कि वो पब्लिक के इलाकों में, अवामी इलाकों में या रश इलाकों में ऊँची आवाज़ में फ़ोन पर बात करें। We should keep the following points in our mind while talking on phones in a public places. हमें अपने दिमाग में ये तमाम नुकात रखने चाहिए हैं जबकि हम पब्लिक प्लेस पर फ़ोन पर बात कर रहे हों। नंबर 1 है, पब्लिक प्लेसेस आर शेयर्ड।
पब्लिक प्लेसेस जो होती हैं वो शेयर्ड होती हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर इस्तेमाल करने वाली जगह होती हैं। वी ऑल हैव अ राइट टू एंजॉय पीसफुल एंड कंसीडरेट इन्वायरमेंट। हम सबका यह हक है कि हम एक पुरसुकून और कंसीडरेट इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कि हम इत्मीनान से रह सकें, हम उसको हम इंजॉय करें। नंबर 2, लाउड कन्वर्सेशन डिस्टर्ब अदर्स। ऊंची आवाज़ में बात दूसरों को डिस्टर्ब करती है, तकलीफ़ देती है, स्पेशली इन क्वाइट एरियाज़ लाइक लाइब्रेरीज़, खासकर जैसे कि लाइब्रेरी है, जो खामोश वाले इलाके हैं, वहाँ पर अगर आप ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो दूसरों को के लिए तकलीफ़ का बायस होगा और उनके कंसंट्रेशन को ख़राब करेगा। जैसे कि लाइब्रेरी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस में बैठकर भी अक्सर लोग बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहे होते हैं, या रेस्टोरेंट वगैरह है। नंबर 3, माइंडफुलनेस इज़ की, यानी ख्याल रखना ही असल में अहम बात है। वाइल इमरजेंसीज एंड इम्पॉर्टेंट कॉल्स कैन हैपन, अगर कोई इमरजेंसी हो, इम्पॉर्टेंट कॉल आ रही हो, इट इज़ एसेंशियल टू बी अवेयर ऑफ अदर्स कम्फर्ट एंड एडजस्ट आवर बिहेवियर अकॉर्डिंगली। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने बिहेवियर को ख्याल करें, लोगों का ख्याल करें, लोगों के आराम का ख्याल करें। क्योंकि आप सोचिए कि अगर हम ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं और किसी की इमरजेंसी कॉल आई भी हो, तो वो बेचारा शोर की वजह से उसे सुन नहीं पाएगा अगर वो पब्लिक प्लेस में है। नंबर 4 है रिस्पेक्टफुल वॉल्यूम। बिल्कुल एक बालिहाज वॉल्यूम हमें रखना चाहिए। मेंटेनिंग अ रीजनेबल वॉल्यूम इज़ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ सोशल एटिकेट्स। तो एक ऐसा वॉल्यूम जो कि दूसरों को तकलीफ़ ना दे, ऐसी ऊंची आवाज़ जो कि दूसरों को तकलीफ़ ना दे, वो रखना हमारे लिए अहम होता है, क्योंकि ये हर आदमी का एक फंडामेंटल बुनियादी हक है और ये हमारे एटिकेट्स में, हमारे मैनर्स में शामिल है। नंबर 5, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो आजकल हमारी तकनीकी एडवांसमेंट हो गई है, वो एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूस टू इवॉल्व, जैसा कि हमें पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अडेप्ट आवर फ़ोन यूजेज हैबिट्स टू न्यू नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन। लिहाजा ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी हो गया है कि हम अडेप्ट कर लें, यानी जो हमारी आदतें हैं उनमें चीज़ों को शामिल कर लें, उनको थोड़ा तब्दील कर लें कि फ़ोन का इस्तेमाल की आदत हमारी कैसी हो, उसके क्या नॉर्म्स हैं, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हमसे तवक्को की जाती है कि हमें फ़ोन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूजिंग साइलेंट मोड और वाइब्रेशन इन सर्टन सेटिंग कैन बी हेल्पफुल। मिसाल के तौर पर हम साइलेंट मोड या हम वाइब्रेशन पर रख लें अपने फ़ोन को, तो ये लोगों के लिए और हमारे लिए भी हेल्पफुल होगा। बाय बीइंग माइंडफुल ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स, यानी माइंडफुल होना यानी ख्याल रखना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने से क्या होगा, वी कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग अ मोर पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल पब्लिक स्पेसेस। फिर हम और आप सब मिलकर अच्छी पब्लिक स्पेसेस जो हैं वो बनाएंगे और वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि अगर हम किसी ऐसी पब्लिक स्पेस पे जाएं जहाँ पे शोर शराबा हो रहा हो, हंगामा हो रहा हो, तो हमें मज़ा नहीं आएगा। दूसरा सवाल था, शुड स्टूडेंट्स हैव टू वेयर यूनिफॉर्म इन स्कूल, क्या स्टूडेंट्स को स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना चाहिए? तो इसका जवाब सुन लीजिए। एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रॉस एंड कॉन्स। हर चीज़ की अच्छाई और बुराई होती है, यानी ख़राबी भी होती है, उसमें कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं। एंड स्कूल यूनिफॉर्म्स आर नो एक्सेप्शन, और ज़ाहिर है स्कूल यूनिफॉर्म में भी कोई एक्सेप्शन नहीं, वो भी इसमें शामिल है। ऑन द पॉजिटिव साइड, अच्छी वाली बात क्या है, अच्छी वाली साइड क्या है? यूनिफॉर्म कैन फोस्टर अ सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स। यूनिफॉर्म जो हैं स्टूडेंट्स के अंदर एक मसावात पैदा करते हैं, रिड्यूसिंग द एम्फेसिस ऑन एक्सपेंसिव क्लोथिंग एंड प्रोमोटिंग अ मोर फोकस एकेडमिक एनवायरनमेंट। और आप पर ये बर्डन, ये जो बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनने का है, इसको दूर कर देते हैं और इस बात को प्रोमोट करते हैं कि आप इस बात पे फोकस करें कि आपकी पढ़ाई जो है वो अहम है, जो आपका एकेडमिक एनवायरनमेंट है उस पर आप की ज़्यादा अहमियत हो, बजाय इसके कि आप इस बात के बारे में गौर करते रहें कि किसने कितने महंगे कपड़े पहने हैं, कितने फैशन वाले कपड़े पहने हैं, सबका यूनिफॉर्म एक जैसा होगा। तो अब आप देखेंगे क्या कि पढ़ाई में लोग कैसे हैं, तो एकेडमिक एनवायरनमेंट पे आपकी तवज्जो रहेगी। दे कैन ऑल्सो सेव टाइम एंड एफर्ट्स स्पेंड ऑन डेली आउटफिट चॉइसेस। जाहिर है कि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, फिर वक्त अपना और पैसा अपने कपड़ों पर लगा देते हैं, उनके चॉइस करने पर लगा देते हैं। हाउएवर सम आर्ग्यू दैट यूनिफॉर्म कैन लिमिट स्टूडेंट्स। अब दूसरी साइड देख लीजिए, यानी हाउएवर, जबकि
कुछ लोग इस बात पे बहस करते हैं कि यूनिफॉर्म हमें लिमिट कर देता है, महदूद कर देता है, एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनल स्टाइल, कि वो हमारी इस सलाहियत को कि हम अपने पर्सनल स्टाइल को, अपने एक फ़र्द होने को हम लोगों को बता सकें, हमारी अपनी अहमियत हो, इसको हम नहीं बयान कर सकते, क्योंकि हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे हम रहते हैं, असल में वो हमें वो हम उससे हम लोगों को बताते हैं कि हम किस तरह के हैं। एज अ compromise, schools that choose to implement uniform should provide other avenue for students to showcase their creativity, such as through clubs और extracurricular activities। लिहाजा एक ताउन के तौर पर स्कूल को ये चाहिए कि जब वो यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म पहनने के लिए कह रहा है, तो फिर कभी कभार कुछ ऐसे मौके भी हो जाने चाहिए हैं, जैसे कि कोई क्लब हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हो, कोई स्टूडेंट्स का फंक्शन हो रहा हो, जहाँ पे कि स्टूडेंट को ये अलाउ हो कि वो अपने कैजुअल ड्रेस में आ जाएं। ये तो था आपके सवाल नंबर 3 का जवाब। अब है सवाल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन यूनिट 2 यू लर्न अबाउट वर्ड्स that are used to express reasons. Now imagine you are planning a picnic with your friends. Write 5 sentences explaining your reason for choosing the park, the weekend, the specific food, and the game you will bring using the words as, because, since, therefore, and due to. प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन। सवाल नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि यूनिट नंबर 2 में आपने वर्ड्स पढ़े थे जो कि आपकी वजूहात को बयान करने वाले थे। अब आप तसव्वुर करें कि आप एक पिकनिक पर जा रहे हैं, 5 जुमले बनाइए जिसमें आप बताइए कि आपने पार्क को, हफ्ते के आखिरी दिन को, और ख़ास एक जो फूड जो आप ले जाना चाहते हैं उसको, और क्यों आपने चूज़ किया, कौन जो गेम आप वहाँ खेलना चाहते हैं तो उस गेम को पर्टिकुलरली आपने क्यों चूज़ किया है, और उसके लिए आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं एज, बिकॉज, सिंस, देयरफॉर एंड ड्यू टू। ठीक है। अब इसका जवाब है नंबर 1, with its open areas, fresh air and plenty of room to move around, the park seemed like the perfect place for some exercises. Therefore, we headed there. अब पहले जुमले में उन्होंने बताया कि खुली जगह, फ्रेश एयर और बहुत बड़ी जगह ताकि घूमने फिरने के लिए, इस वजह से हमें ये लगा कि, और एक्सरसाइज के लिए भी बेहतरीन जगह, हमें ये लगा कि हमें सबसे अच्छी जगह यही पार्क है, लिहाजा हमें वहीं जाना चाहिए, लिहाजा हमने वी हेडेड देयर, लिहाजा हमने उस तरफ का रुख किया। नंबर 2 है वी चोज वीकेंड बिकॉज वी ऑल वर फ्री फ्रॉम द वर्क ऑन वीकेंड। हमने हफ्ते के आखिरी दिन का इंतखाब किया क्योंकि हफ्ते के आखिरी दिन हम तमाम कामों से फारिग होते हैं। नंबर 3 है सिंस द वेदर वॉज एक्सपेक्टेड टू बी क्लाउडी एंड ब्रीजी इट वॉज अ प्लेजर बीइंग आउटडोर्स। चूँकि मौसम क्लाउडी था, बादल आए हुए थे और हवा, अच्छी हवा चल रही थी, खुशगवार मौसम जो है वो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि उस दिन अच्छा मौसम होगा, लिहाजा हमने सोचा कि ऐसे मौक़ों पे बाहर रहना बहुत अच्छा होगा। वी टुक सैंडविचेस एंड फ्रूट्स एज दे वर ईजी टू कैरी, और खाने में हम लेके गए सैंडविचेस और फ्रूट्स क्योंकि उन्हें आसानी से ले जाया जा सकता था, पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई खाने पीने में कोई मुश्किल नहीं होती। Number 5, we took football and frisbee to play with, due to which we stood active and had fun playing with frisbee in cool weather. हमने अपने साथ फुटबॉल ली और फ्रिस्बी ली, ड्यू टू विच वी स्टूड एक्टिव, उसकी वजह से हम एक्टिव रहे और हमें फ़न किया, मज़ा किया, और हमने, ठंडा मौसम था, अच्छी हवा थी, पहले ही हमने ऊपर आपकी लाइन जो फर्स्ट लाइन बनाई थी उसमें आपको बताया था ना कि ठंडी हवा और क्लाउडी मौसम था, तो ज़ाहिर ऐसे मौसम में फ्रिस्बी खेलना तो बहुत मज़ा आता है। अब आ गया सवाल नंबर 5। There is a mother and a daughter having conversation at a food stall. The answer given below and write 5 appropriate questions using the words what, how, does, will and are. अच्छा जी, अब माँ और बेटी के दरमियान बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, वो एक फूड स्टॉल पर वो खड़े हुए हैं। अब आपको सेंटेंसेस, क्वेश्चंस बताए गए हैं। राइट 5 एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन बनाने हैं जिसमें कि आपने वर्ड, वही WH क्वेश्चन है कुछ, और कुछ आपके इन्फॉर्मेटिव और कुछ कन्फर्मेटिव क्वेश्चन हैं जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ हुआ है, ऑक्सिलरी इस्तेमाल हुई हुई है। स्टेटमेंट है आपकी यस आई एम हंग्री। क्वेश्चन क्या बनेगा, आर यू हंग्री। पहले आपको बताया था ना, यस और नो वाले में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन के लिए, उसको पहले ले आते हैं। दूसरा था आई वॉन्ट टू ईट अ बर्गर, मैं एक बर्गर खाना चाहती हूँ। क्या खाना चाहती हैं आप, सवाल यही होगा ना, तो लिहाजा हम सवाल बनाएंगे व्हाट डू यू वांट टू ईट। फिर है इट टेस्ट डिलिशियस,
ये मज़ेदार है। तो जवाब क्या होगा, ये कैसा है, यही सवाल पूछा जाएगा ना, हाउ डज़ इट टेस्ट। फिर है यस माई टमी हर्ट्स, हाँ मेरे पेट में दर्द है। तो सवाल कोई पूछेगा तभी तो बताएंगे ना आप, तो सवाल पूछा जाएगा डज़ योर टमी हर्ट्स, क्या आपके पेट में दर्द है। नंबर 5, नो आई विल नॉट शेयर माई फूड विद यू, नहीं मैं अपना खाना आपके साथ बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी। जवाब है ये, तो सवाल क्या होगा, विल यू शेयर योर फूड विद मी, क्या आप अपना खाना मेरे साथ शेयर करेंगी। ये हो गए हमारे 5 सवाल। सवाल नंबर 6 है जिसका ए पोर्शन है, यूजिंग द प्रोवाइडेड लिस्ट ऑफ द सीक्वेंस मार्कर, फर्स्ट फर्स्टली, सेकेंड सेकेंडली, लेटर नेक्स्ट, आफ्टर दैट, मीन वाइल, इन द मीन टाइम, in the meantime, MEAN, meantime, finally rewrite Mr. Ali's daily routine by constructing a paragraph। अब अपनी तमाम अल्फाज इस्तेमाल करके, जिनको कि हम सीक्वेंस मार्कर कहते हैं, आपने मिस्टर अली का रूटीन लिखना है। तो रूटीन जो है हमारे पास स्टेटमेंट की सूरत में 10 जुमलों में लिखा गया था। तो हाँ, नंबर 1, वेक अप एट 5 AM, नंबर 2, take a shower and get dressed, number 3, have breakfast at 7 AM, number 4, leave for work at 8 AM, number 5, work from 9 AM to 5 PM, number 6, return home at 6 PM, number 7, have dinner at 7 PM, number 8, relax and watch TV at 8 PM, number 9, read a book, नंबर 10, गो टू बेड एट 10 PM, यानी 5 बजे सुबह उठकर सोकर उठ जाते हैं, शावर लेते हैं, नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, 7 बजे नाश्ता करते हैं, 8 बजे काम के लिए निकल जाते हैं, 9 से 5 तक काम करते हैं, 6 बजे वापस आते हैं, 7 बजे डिनर करते हैं, 8 बजे टीवी देखते हैं, रिलैक्स होते हैं, फिर किताब पढ़ते हैं और 10 बजे सो जाते हैं। तो अब हम इसका जवाब एक पैराग्राफ की सूरत में कैसे बनाएंगे। फर्स्ट, मिस्टर अली वेक्स अप एट 5 AM, आफ्टर दैट ही टेक्स अ शावर एंड गेट ड्रेस। सबसे पहले मिस्टर अली 5 बजे उठते हैं और उसके बाद वो नहाते हैं और कपड़े तब्दील करते हैं। नेक्स्ट, फिर ही हैज़ ब्रेकफास्ट एट 7 AM, वो नाश्ता करते हैं 7 AM पे। लेटर एट 8 AM ही लीव्स फॉर वर्क, बाद में वो 8 बजे काम के लिए निकल जाते हैं। Meanwhile, he works from 9 AM to 5 PM, इस दौरान वो 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करते हैं। After that he returns home at 6 PM, उसके बाद वो 6 बजे घर वापस आ जाते हैं। Then he has dinner at 7 PM, फिर वो डिनर करते हैं, तब वो डिनर करते हैं 7 बजे। In the meantime, इसी दौरान he relaxes and watches TV at 8 PM, वो आराम करते हैं और टीवी देखते हैं 8 बजे। लेटर, बाद में, ही रीड्स अ बुक बिफोर बेड, सोने से पहले वो एक किताब पढ़ते हैं। फाइनली ही गोज़ टू बेड एट 10 PM, और आखिरकार वो अपने बेड पर चले जाते हैं 10 बजे। अब है इसका बी पोर्शन, री राइट द स्टोरी ऑफ सारा यूजिंग सीक्वेंस मार्कर्स टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। अब हमें सीक्वेंस मार्कर इस्तेमाल करके कौन सा काम कब हुआ है उसको बयान करना है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में थी क्या थी, सारा वांटेड टू बेक कुकीज़, सारा कुकीज़ बेक करना चाहती थी। शी गैदर्ड द इंग्रेडिएंट्स, उसने इंग्रेडिएंट्स को, अज्जा को जमा किया। शी प्री हीटेड द अवन, उसने अवन को प्री हीट किया यानी इस्तेमाल करने से पहले हीट किया। शी मेक्स द डो, उसने आटा बनाया। शी फॉर्म द कुकीज़, उसने कुकीज़ बनाई, बिस्किट्स को कहते हैं कुकीज़। शी प्लेस देम ऑन अ ट्रे, उसने उनको ट्रे पे रखा। शी पुट द ट्रे इन द ओवन, उस ट्रे को उसने ओवन में रख दिया। द कुकीज़ बेक्ड फॉर 10 मिनट्स, कुकीज़ 10 मिनट तक बेक हुई। शी टुक देम आउट एंड दे वर परफेक्ट, उसको उन्होंने बाहर निकाला और वो बहुत ज़बरदस्त थी, यानी बिल्कुल अच्छी बनी हुई थी। अब जब हम इसको सीक्वेंस मार्कर के साथ लिखेंगे तो हम लिखेंगे फर्स्ट, कॉमा, सारा वांटेड टू बेक कुकीज़, सबसे पहले सारा चाहती थी कि वो कुकीज़ को बेक करे। सो शी गैदर्ड ऑल द इंग्रेडिएंट्स, लिहाजा उसने तमाम इंग्रेडिएंट्स जमा किए। सेकेंडली, फिर दूसरी चीज़, शी प्रीहीटेड द ओवन, फिर उसने ओवन को प्रीहीट किया। नेक्स्ट, बाद में, शी मिक्स द डो थॉरली, उसने डो को, आटे को अच्छे से मिक्स किया। आफ्टर डेट, उसके बाद, शी फॉर्म द कुकीज़ एंड प्लेस देम ऑन अ ट्रे इन द ओवन, उसने कुकीज़ बनाई और उन्हें ट्रे में रखकर ओवन में रखा। इन द मीन टाइम, इसी दौरान, द कुकीज़ बेक्ड फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक कुकीज़ बेक हो गई। शी टुक देम आउट ऑफ द ओवन, उसने उन्हें आखिरकार उसने उन्हें ओवन से बाहर निकाला। एंड दे वर परफेक्ट, और वो ज़बरदस्त बनी हुई। नंबर 7, इन यूनिट 3, you, the future plans of Azhar and Saeed, now interview one of your friends
and ask him here to express his her future plans. Write a paragraph about their hopes, ambitions and intentions. Okay. यूनिट 3 में आपने फ्यूचर प्लान्स अजहर और सईद का पढ़ा है. अब आप अपने किसी दोस्त से इंटरव्यू कीजिए और उनके फ्यूचर प्लान को बयान कीजिए. जवाब है, आई रिसेंटली इंटरव्यूड माई फ्रेंड आमिर अबाउट हिज प्लान्स. मैंने कुछ ही दिन पहले या अभी थोड़े दिन पहले ही इंटरव्यू किया अपने दोस्त आमिर को उसके प्लान्स के मुतालिक. ही वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनमर. वो एक एस्ट्रोनमर बनना चाहता है, कला नवर्द बनना चाहता है. Amir's dream to unravel the mysteries of the cosmos is truly inspiring. अब आमिर का जो ये ख्वाब है कि जो कायनात की मिस्ट्री है वो उसको बताना चाहता है, उसको जानना चाहता है, ये मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है, यानी मुझे काफ़ी इंस्पायर करने वाला है, मुझे मुतासिर कर देने वाला है. टू अचीव दिस एम्बिशियस गोल, अब ये एम्बिशियस गोल हासिल करने के लिए ही रिकग्नाइजेज द नीड फॉर रिगरस एकेडमिक प्रिपरेशन. उसे अंदाज़ा है कि उसे बहुत सख्त मेहनत करनी है पढ़ाई में, पर्टिकुलरली इन द फील्ड लाइक फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स, खासकर फिज़िक्स में, एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोफिज़िक्स में. He is eager to dabble into complex calculations, analyze astronomical data and potentially contribute to the groundbreaking space mission. He is eager, यानी वो बहुत ज़्यादा चाहता है इस बात को कि वो इस काम में लग जाए कि जो कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशंस है वो करे, एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को एनालाइज करे और अपना कंट्रीब्यूशन दे स्पेस मिशन में. However, he is also aware of the immense challenges that lie ahead. जबकि वो ये जानता है कि आगे उसके कितने बड़े बड़े challenges हैं. From the demanding nature of the work to the significant financial investment required for advanced education and research. कि ना सिर्फ ये कि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है पढ़ाई में, बल्कि इसके लिए उसको बहुत सारे पैसे भी चाहिए होंगे ताकि वो एडवांस रिसर्च कर सके. Nevertheless, his unwavering passion and intellectual curiosity fuel his determination to overcome any obstacle and leave a lasting impact on our understanding of the universe. कहते हैं मगर फिर भी क्योंकि जो उसका शौक़ है, जो बिल्कुल ना हिलने वाला जो उसका एक जज्बा है, मजबूत जज्बा जो है, तो वो ज़रूर जो है अपने जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे रास्ते में, जो भी परेशानी आएंगी, जो भी रुकावटें आएंगी, वो उन पर काबू पा लेगा और वो यकीनन कामयाबी हासिल कर लेगा और यूनिवर्स को, कायनात को अंडरस्टैंड करेगा. ये हमने आपको समझा दिया है इसका. क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान सा है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फिल इन द कॉलम्स. हेयर ईच सेंटेंस कंटेन्स अ डिफिकल्ट वर्ड विच इज़ रिटन इन बोल्ड. सेंटेंसेस को पढ़िए, कॉलम को फिल कीजिए, जो बोर्ड में वर्ड लिखे हुए हैं उनके मीनिंग्स आपने गैस करने हैं, गैस करके उसको डिक्शनरी में मीनिंग देखने हैं, फिर उसका सिनोनिम भी आपने लिखना है. तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? द टीचर्स एलोक्वेंट स्पीच कैप्चर्स द स्टूडेंट अटेंशन. Number 2, the children's frantic search for their lost puppy ends it happily. She had a curious nature and love asking questions to learn more. The gregarious child made friends easily and loved socializing. Number 5, the comical movie had everyone laughing with its funny jokes. Okay जी. Number 1 में क्या है? The teacher's eloquent speech captured the student attention. उस्ताद की eloquent speech ने इस तमाम शागिर्दों की अटेंशन जो है वो पकड़ ली, यानी वो तवज्जो हासिल कर ली. एलोक्वेंट क्या है? मुश्किल लफ्ज़ हो गया ना. एलोक्वेंट है फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग. एलोक्वेंट स्पीच वो होगी जो कि बहुत रवानी से बात की गई हो और दूसरों को उकसाने वाली हो, मुतासिर कर देने वाली हो. एक्सप्रेसिव एक्चुअल मीनिंग है एक्सप्रेस. यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल टीचर के लिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि टीचर उसको एक्सप्रेस कर रहा है, बयान कर रहा है, जो कि मुतासिर कुन है. और इसका सिनोनिम है सजेस्टिव और रिवीलिंग. आप यहाँ पे मीनिंगफुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिनोनिम में, यानी कि जिसके मानी हो, जो कि कुछ मानी रखता हो. सजेस्टिव हो जो आपको कुछ बताने वाला हो, या रिवीलिंग हो जो आपको कुछ राज देने वाला हो. तो ये तमाम मानी सिनोनिम्स के वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. द चिल्ड्रंस फ्रैंटिक सर्च फॉर देयर लॉस्ट पपी एंड्स इट हैप्पीली. बच्चों की जो है फ्रैंटिक यानी बहुत जज्बाती किस्म की जो सर्च थी कि उनका जो पपी खो गया है वो आखिरकार हैप्पीली ख़त्म हुई कि उनको वो मिल गया. तो अब इसमें जो लफ्ज़ परेशान करने वाला है वो है फ्रैंटिक. फ्रैंटिक का मतलब है पैनिक स्ट्राइकिंग, जो हम समझेंगे, यानी कि बहुत एकदम परेशान हो जाना कि ये चीज़ कहाँ चलेगी, क्या हो गया, अब कैसे होगा, ये वाला. तो एक्चुअल मीनिंग हो जाएंगी पैनिक की, और आप इसका सिनोनिम इस्तेमाल कर सकते हैं एजिटेटेड, परेशान कर देने वाली. ठीक है. उसके बाद क्यूरियस. शी हैड अ क्यूरियस नेचर एंड लव आस्किंग क्वेश्चंस टू लर्न मोर. उसकी एक अजीब सी आदत है
वो जस्तुजू करने वाली आदत है, वो सवाल पूछती है और जानना चाहती है। तो वर्ड क्यूरियस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हुआ, जिसकी गैस हम मीनिंग करेंगे अनयूजुअल, स्ट्रेंज, अजीब सी आदत है। एक्चुअल मीनिंग क्या होगी, ईगर टू नो, जानना चाहने की आदत, बस किसी तरह से पता लग जाए कि ये बात क्या है, जस्तुजू वाली आदत। और इसके लिए हम सिनोनिम्स पिक्यूलियर और इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर है ग्रेगेरियस। द ग्रेगेरियस चाइल्ड मेड फ्रेंड्स इजीली एंड लव सोशलाइजिंग। ग्रेगेरियस चाइल्ड यानी ऐसा बच्चा जो बातूनी हो, बातें करने वाला हो, लोगों से मिलने वाला हो, बहुत सारी जल्दी से दोस्ती कर लेने वाला हो, ऐसा बच्चा जो है वो बहुत सारे जल्द से जल्द दोस्तों को दोस्त बना लेता है, आसानी से दोस्त बना लेता है और उसे सोशलाइजिंग अच्छी लगती है। तो वर्ड इसमें हो गया ग्रेगेरियस। गेस मीनिंग हमारी होगी सोशेबल, सोशिएबल, और एक्चुअल मीनिंग होगा इसकी फॉन्ड ऑफ कंपनी, लोगों के साथ मिलना बैठना बात करने वाला बंदा जो उसको पसंद करता हो। और सिनोनिम हो जाएगा सोशिएबल, कंपनी लविंग, ठीक है। एक है सोशिएबल, दूसरा कंपनी लविंग। फिर है द कॉमिकल मूवी हैड एवरीवन लाफिंग विद इट्स फनी जोक। मज़ाहिया जो मूवी थी उससे सब लोगों ने बहुत मज़ा किया और इन्जॉय किया, या उसको बहुत अच्छे से मजाक से लगी उनको। तो कॉमिकल वर्ड हो गया अम्यूजिंग, मज़ा करने वाली, फ़नी, एक्चुअल मीनिंग फ़नी हो गई इसकी। और सिनोनिम्स इसका आ जाएगा ह्यूमरस, मज़ाहिया। Then he use the following words to make 5 sentences of your own because all those things as if consequently, ठीक है। क्योंकि, अगरचे, जबकि, एस जैसे, एस इफ, अगरचे, कॉन्सिक्वेंटली, आखिरकार, ये लफ्ज़ हैं जिनसे कि हमने जुमले बनाने, आसान से जुमले हैं। नंबर 1, बिकॉज ऑफ हर गुड नेचर एवरीबडी लव्स हर। उसकी गुड नेचर की वजह से सब उससे मोहब्बत करते हैं। ऑल दो शी वॉज टायर्ड टू द को शी मैनेज टू कम्प्लीट हर वर्क ऑन टाइम। अगरचे कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी मगर उसके बाद उसने अपना काम वक्त पे ख़त्म किया। आई हैव बिन लिविंग इन कराची सिंस माई चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन से ही कराची में रहता हूँ या रहती हूँ। माई स्कूल फ्रेंड मेट मी लास्ट नाइट एज इफ़ शी वॉज मीटिंग मी फर्स्ट टाइम। मेरी स्कूल फ्रेंड कल रात मुझे ऐसे मिली जैसे कि मुझसे पहली बार मिल रही हो। ही टूक अ लॉट ऑफ लोड ऑन द ट्रक, कॉन्सिक्वेंटली इट पंचर्ड ऑन द वे। उसने ट्रक पे बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया, आखिरकार नतीजतन वो पंचर हो गया रास्ते में। तो ये तो कंप्लीट हो गया आपका असाइनमेंट नंबर 1। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने सही ज़िंदगी अता फरमाई तो आपको असाइनमेंट नंबर 2 भी जल्द से जल्द बता देंगे। लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि इसे आपको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये सिर्फ आपकी गाइडलाइन के लिए है, आपकी मदद के लिए है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन।